मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पैराडाइज साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आज हम आप लोग के सामने एक केमिस्ट्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन लाया हूं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना समय गंवाए आप लोग इसे फटाफट देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 12 है तो इसके विलयन में पीएच पेपर को डुबाए जाने पर पीएच पेपर का रंग हो जाएगा। ए है लाल, बी है पीला, सी है नीला, डी है हरा। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। अगर पीएच मान 12 है तो इसका विलयन का पीएच मान, विलयन को अगर पीएच पेपर में पीएच पेपर डुबा दें तो पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। एक पीएच पेपर उसी तरह से होता है जैसे लिटमस पेपर होता है। ध्यान रखेंगे, पीएच पेपर और लिटमस पेपर में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है भाई? अंतर यह है कि पीएच पेपर में पीएच बताया जाता है कि वो रंग के आधार पर पीएच लिखा जाता है कि पीएच 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये शुरू होता है लाल से और पहुंच जाता है नीला तक। तो लाल एकदम बहुत डीप लाल है, इसका मतलब पीएच मान बहुत कम होगा। और डीप हरा नीला करके मतलब ग्रीनिश ब्लू है तो वो पीएच मान बहुत ज़्यादा होगा और उसी के आधार पर उसका पीएच मान भी बताता है पीएच पेपर, जबकि लिटमस पेपर पीएच मान नहीं बताता है। बस इतना ही अंतर है। तो चलिए, हम इसमें सिंपल ही बात आप समझेंगे कि पीएच मान 12 है तो यह पदार्थ क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार होगा तो ये क्या हो जाएगा? नीला। इसका आंसर आप जानते होंगे। क्षार में जैसे लिटमस पेपर जो है लाल है वो नीला हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पीएच पेपर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पीएच पेपर भी नीला हो जाएगा। आंसर होगा सी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये है आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। आंसर ढूंढिए। ये है 22.4 लीटर, बी है 11.2 लीटर, सी है 44.8 लीटर और डी है 1 मोल। अब आपको आंसर सोचना है क्या होगा। चलिए, हम इसको बिना समय गंवाए इसको समझते हैं आंसर क्या होगा। तो समझिए, ये एवोगाड्रो का परिकल्पना है और वो क्या है परिकल्पना कि 22 कोई भी एनटीपी पर कितना आयतन रखता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर कितना? 1 मोल। 1 मोल रखता है, 1 मोल रखता है 22.4 लीटर। अब ये बताइए कि यहाँ पर 1 मोल 22.4 लीटर रखेगा तो 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन गैस से कितना मोल है पहले हमको जानना पड़ेगा। तो चूंकि अब हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक वेट होता है 2 ग्राम। कितना है? 2 ग्राम हो जाएगा, मतलब मोल 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वजन हो जाएगा 2 ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम दिया है तो क्या होगा भाई? तो अगर आप बताइए कि अगर 1 ग्राम है तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? हाफ मोल, 0.5 मोल हो जाएगा। 2 ग्राम का होता है 1 मोल, 2 ग्राम का होता है 1 मोल, तो 1 ग्राम का होगा आधा मोल यानी 0.5 मोल। और अब आप फिर सोचिए कि यदि 1 मोल रखता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर तो आधा मोल कितना रखेगा भाई? तो ये रखेगा 11.2 लीटर। इसलिए आंसर होना चाहिए बी। आंसर होगा बी। सही है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। ये आंसर है, ये इसका आंसर होना चाहिए बी और ये आंसर सही है बी। सही है आंसर क्वेश्चन आंसर 2 का। अगर ये ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो इसका आयतन होगा 11.2 लीटर, लेकिन अगर यही 2 ग्राम लिखता तो आंसर हो जाता 22.4 लीटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे मजबूत अम्ल है? कौन सबसे मजबूत अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 3, मजबूत अम्ल को ढूंढना है। ये है HCOOH, बी है H2SO4, सी है HNO3, डी है HCl। अब देखिए नाम आप लोग जान लीजिए इसका। HCOOH क्या है? फॉर्मिक एसिड, या इसका कहते हैं मिथोनोइक एसिड। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये है, इसका नाम है
फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, ये का। और बी का क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सब जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और सी का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। और डी का क्या नाम है? और डी का क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये तीनों का नाम भी जानना जरूरी है। अब इसमें मजबूत कौन है? तो देखिए यहाँ पर सबसे मजबूत है तो जानते होंगे कि कार्बनिक अम्ल जो है वो सबसे कमज़ोर होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बनिक अम्ल सबसे कमज़ोर होता है। तो ये गौर कीजिए कि यहाँ पर HCOOH है, ये कार्बनिक अम्ल है। ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा तो कार्बनिक अम्ल है। बाकी तीनों जो हैं अकार्बनिक, यानी ये ऑर्गेनिक एसिड है और बाकी तीनों इनऑर्गेनिक एसिड है। इसलिए जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सबसे कमज़ोर होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। H2SO4, HNO3 और HCl में आपको ढूंढना है। तो ध्यान रखिएगा कि H2SO4, HNO3 और HCl में जो सबसे इजीली हाइड्रोजन को मुक्त करता है वो है HCl। सबसे आसानी से जो आयनीकृत हो जाता है वो है HCl, इसलिए HCl सबसे मजबूत अम्ल होता है। उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4। ध्यान रखिएगा, सबसे मजबूत है यहाँ HCl, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, उसके बाद HCOOH। तो सबसे मजबूत होगा D, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A। इसलिए यहाँ पर आपको आंसर होगा D। सही है। अब चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, और ये आंसर है D। ओके, आपके पास दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, जब चूना जल में CO2 गैस पास कराते हैं तो किसके कारण इसका रंग दुधिया हो जाता है? किसके कारण इसका रंग दुधिया हो जाता है? ध्यान रखें, चूना जल में अगर CO2 गैस पास कराते हैं तो इसका रंग दुधिया हो जाता है, लेकिन किसके कारण? क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन को समझिए, फिर यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे तो आपको वही है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है। अब आपको कारण ढूंढना है कि किसके कारण वो सफ़ेद हो जाएगा, दूध का रंग हो जाता है। ये है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। बी है H2O जल, सी है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और डी है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये आंसर आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा सही होगा। अब आप इसको समझिए। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही चूना जल किसको कहते हैं, तो चूना जल किसको कहते हैं ये पहले आप जानिए। तो चूना जल होता है, अब यहाँ पर आइए, चूना जल होता है CaOH2 को कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं चूना जल। और जब इसमें CO2 गैस पास कराते हैं भाई साहब, तो ये बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बन जाता है H2O, मतलब इसका ये निकल जाता है, बनता है H2O। ध्यान रखिएगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होता है सफ़ेद दुधिया रंग का। इसी के चलते आपका जो चूना जल है वो बिल्कुल दूध की तरह दिखने लगता है, और वो है कारण इसका कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए आंसर होगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड। तो आप लोग इसको कैल्शियम कार्बोनेट लिखा रह सकता है, चाहे CaCO3 लिखा रह सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं आप, इसी के कारण इसका रंग दुधिया हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय लवण है? बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लवण का अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण, बहुत प्रकार के लवण होते हैं। इसमें से कौन एक क्षारीय लवण है? ये है NaCl, बी है AlCl3, सी है NaHCO3, डी है K2SO4, Al2SO4 24H2। यानी ये में है सोडियम क्लोराइड यानी नमक, बी में है एल्युमिनियम क्लोराइड, और सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी क्या कहते हैं खाने वाला सोडा, और डी है पोटासियम या फिटकरी। तो इसको तो नमक आप जानते होंगे, तो आप इसमें आप सभी जानते होंगे कि इसका नाम है नमक, जो खाने वाला नमक है, साधारण नमक। इसका एल्युमिनियम क्लोराइड को एल्युमिनियम क्लोराइड ही कहते हैं। इसका नाम है बेकिंग सोडा माने खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। और ये क्या है? बेकिंग सोडा खाते हैं, घर में उपयोग करते हैं। और ये है फिटकरी को कहते हैं पोटासियम भी कहते हैं, फिटकरी। तो ये इतने चीज़ हैं आपके पास। इसमें कौन है क्षारीय लवण? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अम्लीय लवण कहते हैं अगर मजबूत अम्ल हो और कमज़ोर क्षार हो तो लवण होता है अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है
देखिए ये पर जो है ये है अम्लीय, ये क्या है अम्लीय है, ध्यान रखिए ये है अम्लीय, क्योंकि यहाँ पर मजबूत अम्ल है HCl और कमज़ोर क्षार है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर दो चीज़ मिले हैं, इसलिए ये हो गया ये अम्लीय लवण है। AlCl3 क्या है, अल्युमिनियम क्लोराइड, एक अम्लीय लवण है, ध्यान रखेंगे। अल्युमिनियम क्लोराइड में अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बहुत ही कमज़ोर क्षार होता है, और HCl से जब संयोग करता है तो जानते होंगे अम्ल जोड़ क्षार मिल के बनाता है लवण जोड़ जल। तो यहाँ पर अल्युमिनियम क्लोराइड बना हुआ है, मजबूत अम्ल वो है HCl और कमज़ोर क्षार वो है अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये हुई अम्लीय, तो ये तो नहीं होगा। चलिए NaCl जो है ये है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना हुआ है। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जब बनता है तो होता है उदासीन लवण। जैसे यहाँ पर NaOH जो है मजबूत क्षार है प्लस HCl है, ये मजबूत अम्ल है और दोनों से मिलकर के बनता है NaCl। तो इसलिए ये हो जाएगा मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बना हुआ लवण को कहते हैं उदासीन लवण। तो ये NaCl एक उदासीन लवण है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्षारीय लवण की बात करें तो यहाँ पर अब इसको देखिए, यहाँ पर बात करते हैं ये यहाँ पर अगर इसको देखते हैं NaHCO3 के विषय में सब देखें तो NaHCO3 जो होता है ये यहाँ पर NaOH है और प्लस क्या है H2CO3 है। यहाँ पर जानते होंगे ये कार्बनिक अम्ल बहुत कमज़ोर अम्ल होता है और NaOH जो है बहुत मजबूत क्षार होता है, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, और कास्टिक सोडा को ही NaOH कहते हैं जो दाहक सोडा है, बहुत मजबूत क्षार है और ये बहुत कमज़ोर अम्ल है। तो मजबूत क्षार कमज़ोर अम्ल मिल करके बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट में क्षार मजबूत है इसलिए लवण होता है क्षारीय लवण। आंसर होगा NaHCO3 जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा। कई बार क्वेश्चन आता है बेकिंग सोडा किस प्रकार का लवण है, तो आपका आंसर होगा क्षारीय लवण। अच्छा K2SO4 और Al2SO4 ये दोनों साधारण लवण है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, और दो साधारण लवण मिल करके बना हुआ है। इसको कहा जाता है डबल साल्ट, इसको कहा जाता है डबल साल्ट, इसको कहते हैं डबल साल्ट। तो ये डबल साल्ट है क्योंकि यहाँ दो साधारण लवण मिल करके बने हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये साधारण लवण होता है और दो साधारण लवण मिल करके बना है, इसलिए कहेंगे इसको डबल साल्ट। अब हमारा आंसर यहाँ पर होगा केवल सोडियम बाइकार्बोनेट, या कहेंगे बेकिंग सोडा, या कहेंगे खाने वाला सोडा। तो चलिए आगे हमारे ये 5 क्वेश्चन आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इस 5 क्वेश्चनों के बाद हम कुछ और आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट्स हम एसिड बेस साल्ट के विषय में बता देते हैं। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए क्वेश्चन फैक्ट्स हम लिखे हैं, सब में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इसको देख लीजिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पीएच सूचक है जिसमें अम्ल का रंग लाल, उदासीन का रंग हरा तथा क्षार का रंग नीला हो जाता है। कभी कभी पूछता है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है या यूनिवर्सल सूचक क्या है, तो अम्ल क्षार और लवण को बताने वाला, उसका पीएच को बताने वाला एक सूचक है। या दरअसल ये क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो अगर इसके बात करें तो ये क्या है, स्पेशली ये पीएच मान बताता है। ये क्या बताता है, पीएच मान बताने वाला सूचक को कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच मान बताता है, ध्यान रखें। पीएच पेपर जैसे होता है वही यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। पीएच पेपर को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। पीएच पेपर कह दें या यूनिवर्सल इंडिकेटर कह दें, एक ही बात है। कभी यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखता है, कभी पीएच पेपर लिखता है, ठीक है। दूसरा नंबर में हम एक फैक्ट्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान तथा पीओएच मान का अगर जोड़ते हैं तो पीएच प्लस पीओएच हमेशा 14 होता है। किसी का पीएच और पीओएच जोड़ेंगे तो होता है 14। यानी अगर जैसे वो जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान 7 होता है, तो पीओएच मान भी 7 हो जाएगा, ताकि जोड़ के 14 हो जाए। जैसे अगर कोई एसिड है जिसका पीएच मान 2 है तो इसका पीओएच मान हो जाएगा 12, ताकि जोड़ के होना चाहिए 14, जोड़ करके होना चाहिए 14। किसी का भी अगर आप एक जानते हैं, अगर पीएच जानते हैं तो पीओएच पूछ दिया तो 14 में घटा दीजिए, आराम से इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहते हैं फैक्ट्स है। अम्ल और क्षार से जो बनता है लवण और जल, इस रिएक्शन का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसलिए इसको ध्यान रखेगा। ये अभिक्रिया बार बार पूछता है। अम्ल और क्षार को रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल बनता है, और इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों बनकर खत्म हो जाते हैं और बन जाता है उदासीन पदार्थ लवण, इसलिए इसका नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। और अगला है सभी अम्ल में कौन सा परमाणु होता है, तो कई बार क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन परमाणु निश्चित रूप से पाए जाते हैं। कोई भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन परमाणु रहना ही रहना है, और बिना हाइड्रोजन परमाणु का कोई अम्ल नहीं होता है। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि इसमें कौन सा
कौन सा परमाणु अम्ल में कौन सा परमाणु पाया जाता है? हाइड्रोजन परमाणु। ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको लोग को बताना चाहते हैं कि इससे कई तरह क्वेश्चन आते हैं पीएच मान से संबंधित। पीएच मान और सांद्रता में बड़ा रिलेशन है। जैसे देखिए पीएच मान अगर 7 है तो सांद्रता हाइड्रोजन आयन का पूछा जाएगा आपको, तो पीएच मान अगर 7 है तो सांद्रता देखिए 10 पर पावर -7 हाइड्रोजन आयन जो हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। आयन ग्राम प्रति लीटर, ये ग्राम प्रति लीटर होता है सांद्रता। सांद्रता को हम यहाँ शॉर्ट में ही लिख दिए हैं ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो इसका ग्राम प्रति लीटर अगर पूछ दिया जाए कि किसी का पीएच मान 7 है तो उसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताएं, तो कुछ नहीं करना, 10 पर पावर -7। अगर किसी का पीएच मान 2 है तो सांद्रता बताएं, कहेंगे 10 पर -2। किसी का पीएच मान 4 है तो सांद्रता बताएं, कहेंगे 10 पर -4। किसी का पीएच मान 12 है तो सांद्रता बताएं, तो कहेंगे 10 पर -12 हाइड्रोजन आयन सांद्रता। ठीक है, अब उल्टा अगर कहीं पूछ दिया रहा है आपको क्वेश्चन कि अगर किसी का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पर -7 है तो पीएच मान बताएं, तो यहाँ से उल्टा आइए कि अगर सांद्रता है 10 पर -7 तो पीएच हो जाएगा 7। अगर सांद्रता है 10 पर -2 तो पीएच हो जाएगा 2। सांद्रता है 10 पर -4 तो पीएच हो जाएगा 4। सांद्रता है 10 पर -12 तो पीएच हो जाएगा 12। इस तरह से आप अम्ल, क्षार और लवण को आप बहुत बढ़िया से आंसर दे सकते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप हम सेलेक्ट किए ताकि आपका सारा अम्ल, क्षार, लवण क्लियर हो जाए। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, 2-4 बार देख लेंगे तो आप इसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जवाब दे सकेंगे। आप लोग ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न को हमने लिया है, इसलिए इसको आप अपने हिसाब से इसको रिपीट कर लेंगे। पसंद आए तो एक दूसरे को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और मेरे इस चैनल को आप लोग पसंद करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब कराते रहें, दूसरे को बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इस दुलार और प्यार के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।